हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस डिस्कस करते हैं अभी। और आप हमारे ये चैनल वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैप्टर का टाइटल है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो ऑब्वियस है इस चैप्टर में रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में डिटेल से बताया गया होगा। तो लेकिन एक छोटा सा 9th का चैप्टर भी है, आपने पढ़ा होगा 9th में, चेंजेस अराउंड अस। हमारे आसपास जो चेंजेस हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। फिर दोनों चेंज में डिफरेंस क्या है? अगर हम सबसे पहले आपके साथ फिजिकल चेंज के बारे में बात करते हैं तो फिजिकल चेंज क्या होते हैं? इन केस ऑफ फिजिकल चेंजेस नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। फिजिकल चेंजेस में ऑल्टर देयर शेप, साइज, कलर एंड डेंसिटी, इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो सब्सटेंस बनेंगे उनका प्रॉपर्टी उनसे बिल्कुल सिमिलर होगा। फॉर एग्जाम्पल, टियरिंग ऑफ पेपर, कटिंग ऑफ वुड, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। अगर आप पेपर को फाड़ देते हैं तो क्या फाड़ने के बाद पेपर को आपने दो टुकड़े में डिवाइड किया तो क्या उसका प्रॉपर्टी चेंज हो गया? नो, प्रॉपर्टीज आर नॉट चेंज। तो वो कौन सा चेंज हुआ? फिजिकल चेंज हुआ। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये भी आपका फिजिकल चेंज है। फिर ये केमिकल चेंज क्या होता है? यानी कि केमिकल चेंज कहें, आप केमिकल रिएक्शन कहें या केमिकल प्रोसेस कहें, सबका एक ही मतलब है। तो केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच द न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। नए सब्सटेंस या नए कंपाउंड्स बनेंगे जिनका प्रॉपर्टी ओरिजिनल सब्सटेंस से एंटायरली डिफर होगा, बिल्कुल अलग होगा। उन्हें क्या कहेंगे आप? केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस। और आप क्या कह सकते हैं? केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशंस को आप ऐसे भी कह सकते हैं, इन्वॉल्व रीअरेंजमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, दैट्स आल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन। रीअरेंजमेंट में क्या होगा? कुछ पुराने बॉन्ड्स टूट जाएंगे, नए बॉन्ड्स बन जाएंगे। और क्या कह सकते हैं आप केमिकल रिएक्शन को? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस आर नोन एज केमिकल रिएक्शंस। तो आपने ये कहा केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है? नए कंपाउंड बनेंगे जिनका प्रॉपर्टी ओरिजिनल सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होगा। उन्हें कहेंगे हम केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रोसेस, केमिकल चेंज। और उनको सिंबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपसे एक बात कहा था, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, आपने फिजिकल चेंज कहा, लेकिन बर्निंग ऑफ वैक्स ये केमिकल चेंज होगा। कुकिंग ऑफ फूड केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड केमिकल चेंज है। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स केमिकल चेंज है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, सब क्या है? ये केमिकल चेंज है। यानी कि जितने भी मैंने अभी एग्जाम्पल दिए केमिकल चेंजेस के, इनमें नए कंपाउंड्स बनेंगे और उनका प्रॉपर्टी ओरिजिनल सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होगा। फिर ये ओरिजिनल सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? ओरिजिनल सब्सटेंसेस आर नोन एज रिएक्टेंट्स एंड द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, उन्हें क्या कहते हैं हम? प्रोडक्ट्स, जो रिजल्टेंट है हमारा रिएक्शन का। अभी हमने लिखा भी है आपके लिए, द ओरिजिनल सब्सटेंसेस विच कंबाइन और रिएक्ट और अंडरगो ए केमिकल चेंज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड द न्यू सब्सटेंसेस दैट फॉर्म आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाएंगे, प्रोडक्ट्स राइट हैंड साइड में लिखे जाएंगे। NaCl जब सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हैं, क्या है? ये रिएक्टेंट्स हैं। और जो प्रोडक्ट है, यानी कि जो हमारा रिजल्ट है केमिकल रिएक्शन का, वो क्या है? हमारे प्रोडक्ट्स हैं। कभी कभी बच्चे कहते हैं या डेफिनेशन बोलते हैं, द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट्स। ये डेफिनेशन रॉन्ग होगा, क्योंकि रिएक्शन में टेक पार्ट हिस्सा कौन है? कैटलिस्ट भी है। अब कहेंगे सर ये कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट आर दोज सब्सटेंसेस दैट इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट का मतलब या तो वो स्पीड को फास्ट कर देंगे या स्लो कर देंगे। अगर आपका कोई केमिकल रिएक्शन सपोज मान लिया आपने आधा घंटे में होता है, वो उसे 5 मिनट में ही कर देगा, रेट फास्ट कर दिया उसने, उन्हें कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट उसके रेट को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। यानी कि those substances which increase the rate of chemical reaction are known as catalyst and those substances which decrease the rate of chemical reaction are known as negative catalyst.
तो कैटलिस्ट दो टाइप के होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो रेट को बढ़ा देंगे वो पॉजिटिव और जो कम कर देंगे वो नेगेटिव कैटलिस्ट कहलाएंगे। एक बेस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा, रस्टिंग या कोरोजन ऑफ आयरन, कोई रस्टिंग कहते हैं। उसको स्लो करने के लिए, रेट को स्लो करने के लिए क्या करते हैं आप? पेंट करेंगे, ग्रीसिंग करेंगे, ऑयलिंग करेंगे। तो पेंटिंग, ग्रीसिंग, ऑयलिंग क्या है? ये नेगेटिव कैटलिस्ट हैं जो कि उसके रस्ट करने के टाइम को डिले कर रहे हैं, प्रोसेस को बहुत स्लो करेंगे। लेकिन फिर पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होगा? जो रेट को बहुत फास्ट कर देगा। अब मेरे साथ देखिएगा, तभी हम कहते हैं ओरिजिनल सब्सटेंस दैट कंबाइन दैट्स कॉल्ड रिएक्टेंट। ये नहीं कह सकते आप द सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। इस डेफिनेशन में हमारे कैटलिस्ट भी उसका हिस्सा बन जाते हैं। फिर तो डेफिनेशन रिएक्टेंट का क्या है? ओरिजिनल सब्सटेंसेस। अब कहेंगे सर कैटलिस्ट, फॉर बेस्ट एग्जांपल देखो, जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का आपने डिकम्पोजिशन किया, डिकम्पोजिशन मींस ब्रेक डाउन कर दिया, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में। किस में टूट गया ये? वाटर में और ऑक्सीजन में टूट गया, वाटर में और ऑक्सीजन में, H2O and O2। अगर आपने इस रिएक्शन को मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में किया तो रिएक्शन को और फास्ट कर देगा और जल्दी कर देगा। और अगर आपने फॉस्फोरिक एसिड लिया तो रिएक्शन को स्लो कर देगा, धीमे धीमे करेगा उसको। तो जो रेट को फास्ट कर रहा है, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव कैटलिस्ट। और जो रेट को स्लो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नेगेटिव कैटलिस्ट। तो यहां आप देख रहे हैं H2O2 के डिकम्पोजिशन में मैग्नीज डाइऑक्साइड एक पॉजिटिव कैटलिस्ट है और फॉस्फोरिक एसिड एक नेगेटिव कैटलिस्ट है। और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। जैसे मैंने लिखा N2 + 3H2 = ट्वाइस NH3, अमोनिया बना। अगर ये रिएक्शन आप आयरन के प्रेजेंस में करेंगे तो रेट को फास्ट कर देगा। तो आयरन क्या है? यहाँ पॉजिटिव कैटलिस्ट है। अभी हमने केमिकल रिएक्शंस और केमिकल चेंज के बारे में डिस्कस किया, लेकिन अभी हमें इस बात को कंफर्म करना है कि ये केमिकल रिएक्शन ही हुआ है। इस बात को प्रूफ हम कई तरीके से कर सकते हैं। कैसे तय कर सकते हैं? अगर उसमें कलर में चेंज आया है, उसके स्टेट में चेंज आया है, गैस रिलीज हुई है, या उसका टेम्परेचर चेंज हुआ है, या प्रेसिपिटेट का बनना, इनमें से अगर एक भी हुआ है तो आप ये कह सकते हैं ये केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज ही है। तो फर्स्ट, चेंज इन कलर। हमने क्या लिया? पोटेशियम परमैंगनेट लिया, जिसका कलर कैसा होता है? पर्पल। आपने क्या ऐड किया उसमें? सिट्रिक एसिड। पोटेशियम परमैंगनेट में सिट्रिक एसिड ऐड करने के बाद उसका कलर कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो पर्पल कलर है वो क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। और पर्पल कलर का डिसअपियर हो जाना इस बात को ये कंफर्म करता है ये केमिकल रिएक्शन ही है। या चेंज इन स्टेट, उसके स्टेज का चेंज हो जाना, यानी कि सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में चेंज हो जाना, ये भी केमिकल चेंज है। इसका एग्जांपल क्या है? सावरिंग ऑफ मिल्क। मिल्क कैसा है? लिक्विड। और कर्ड कैसा है? सेमी सॉलिड। यानी कि लिक्विड से सेमी सॉलिड में कन्वर्जन, ये भी केमिकल चेंज है। या इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना या गैस का रिलीज होना, ये भी एक केमिकल चेंज होगा। देखिए जिंक में आपने क्या ऐड किया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब आपको ये कैसे कंफर्म करेंगे ये गैस हाइड्रोजन ही है? उसके ऊपर जलती हुई माचिस की तीली लेके जाएंगे आप तो वो बर्न होगी, पॉप साउंड के साथ जलेगी। तो इस बात को ये कंफर्म भी कर देगा कि ये जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस ही है। जरूरी नहीं है हाइड्रोजन गैस ही निकले, कोई भी गैस का निकलना, किसी भी गैस का निकलना किसी भी रिएक्शन में, वो इस बात को कंफर्म करता है ये केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन ही हुआ होगा। या चेंज इन टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में चेंज आना, वो भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का बन जाना, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। अब सवाल आ रहा होगा सर ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? देखिए मेरे साथ, हमने सपोज कोई टेस्ट ट्यूब लिया और अब उस टेस्ट ट्यूब में आपने चॉक पाउडर डिजोल्व किया। चॉक तो आप जानते ही हैं, और इसके अंदर आपने वाटर, चॉक में क्या डिजोल्व किया आपने? चॉक को किस में डिजोल्व किया? वाटर में, और शेक किया। After few minutes later, you will observe that some solid part settle down the bottom. इस टेस्ट ट्यूब के नीचे बैठ जाएगा। जो इनसॉल्युबल सॉलिड पार्ट टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ गया है उसे क्या कहते हैं हम? प्रेसिपिटेट। इसे शॉर्ट में क्या लिख देते हैं हम?
PPT, insoluble solid part that settle down the bottom is called precipitate. उसके एग्जाम्पल देखिएगा, अगर सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर क्लोराइड मिलाया जाए तब क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा और सोडियम नाइट्रेट बनेगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए, अगर आयरन को किससे रिएक्ट किया जाए, कॉपर सल्फेट, इसका कलर क्या है, ब्लू, क्या बनेगा, FeSO4, लाइट ग्रीन प्रेसिपिटेट मिलेगा प्लस कॉपर। यानी कि लाइट ग्रीन प्रेसिपिटेट का बनना ये किस बात को आइडेंटिफाई कर रहा है, केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज को। अब इस रिएक्शन में तो दो बातें मिल रही हैं, एक तो उसका कलर चेंज हो रहा है और प्रेसिपिटेट भी बन रहा है, और हमने कहा अगर एक भी होगा इनमें से तो आप क्या कह सकते हैं, ये केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज ही होगा। अभी तक हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। अगर हम केमिकल रिएक्शंस को सिंबल्स और फॉर्मूले के फॉर्म में या वर्ड्स के फॉर्म में लिख दें तब केमिकल रिएक्शन क्या बन जाएगा, केमिकल इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, केमिकल इक्वेशन। तो देखिए मेरे साथ अभी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। क्या कहेंगे उसे हम, केमिकल इक्वेशन कहेंगे। और इस केमिकल इक्वेशन को दो टाइप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वो कौन से टाइप हैं, नंबर फर्स्ट वर्ड इक्वेशन, नेक्स्ट है यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूले, सिंबल्स और फॉर्मूले की हेल्प से। तो फर्स्ट हमने एक एग्जांपल लिया, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे हम, हमने कहा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एरो लगाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप देख रहे हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बाय ये एरो साइन, एक एरो लगाना पड़ेगा, एंड रिएक्टेंट्स आर सेपरेटेड बाय पॉजिटिव साइन। अगर प्रोडक्ट्स एक से ज्यादा होता तब प्रोडक्ट्स आल्सो सेपरेटेड बाय पॉजिटिव साइन। तो हमने जो रिएक्शन था कैसे लिखा, इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के फॉर्म में लिख दिया। अब हम बात कर रहे हैं कि यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे। अभी हमने कहा मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, Mg, ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O2, क्या बना, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाइट पाउडर विल फॉर्म। अब हमने जो वर्ड्स थे, वर्ड्स को किस में लिख दिया, सिंबल्स एंड फॉर्मूले के फॉर्म में। तो वो क्या कहलाएगा, स्केलेटल इक्वेशन। क्या कहलाएगा, स्केलेटल इक्वेशन। एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्केलेटल इक्वेशन में हम वेरियस एटम्स को इक्वलाइज करने का प्रयास नहीं करेंगे। यानी कि अभी आप देखिए कैसे लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है 2, राइट हैंड साइड में कितना है 1, बट नो अटेम्प्ट, हमने अभी आपसे कहा नो अटेम्प्ट इज मेड टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन। हम इक्वल करने का प्रयास नहीं करेंगे। अगर इक्वल करने का प्रयास कर दिया, इक्वल कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगा। जैसे देखिएगा Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO, राइट हैंड साइड में कितना मैग्नीशियम ने आपका 1 था, यहाँ भी 1 था, ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना था 1, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया। फिर हमने देखा कि Mg अब 2 हो गया तो फर्दर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी कि आपने सबसे पहले क्या लिखा, स्केलेटल लिखा, फिर स्केलेटल को आपने अगर बैलेंस कर दिया तो वो क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। फिर एक सवाल आता है, हमने बैलेंस क्यों किया, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये रूल क्या कहता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। और ये भी कह सकते हैं मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तब आप देखिएगा बैलेंस करने के बाद टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना होगा, 2 इंटू Mg कितना होगा 2, 24, 48, ऑक्सीजन कितना होगा 2, 16, 32, टोटल कितना है आपका 80, प्रोडक्ट कितना है 2 MgO, 2 Mg कितना है 24, O कितना है 16, कितना आएगा 80। मास ऑफ रिएक्टेंट्स 80 ग्राम है, प्रोडक्ट्स भी 80 ग्राम है। तो किसको वेरीफाई कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तब वेरीफाई करेगा जब हमारे वेरियस एलिमेंट्स कैसे होंगे, सेम होंगे बोथ साइड्स में। उसे क्या कहेंगे हम, बैलेंस्ड इक्वेशन कहेंगे। एक और बात ध्यान रखना है मेरे बच्चों, ऐसा नहीं है जब आप किसी के वर्ड इक्वेशन को स्केलेटल रिप्रेजेंट करें, ऐसा नहीं हर बार वो अनबैलेंस्ड ही होगा। आप देख रहे हैं Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, तो ये स्केलेटल कैसा है, अनबैलेंस्ड है। ऐसा नहीं है अगर हमने कोई उसे बैलेंस करने का प्रयास भी नहीं किया तब भी वो बैलेंस्ड हो सकता है,
वो भी स्केलेटल कह सकते हैं उसे आप। जैसे अगर जिंक रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तब क्या बनेगा मेरे बच्चों, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब आप चेक किए हाइड्रोजन कितना है राइट हैंड साइड में 2, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 2, जिंक 1 है, जिंक 1 है, S1 है, S1 है, O4 है, O4 है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में आपके जो वेरियस एलिमेंट्स हैं राइट हैंड साइड में भी सेम है। पर लेकिन ये है क्या, ये भी तो जिंक जब रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड से तो क्या बना है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इसे आप स्केलेटल भी कहेंगे। और ये स्केलेटल कैसा है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अगर उसे ये Mg+O2 कहता था अनबैलेंस था, आपने लेकिन इसे बैलेंस करने का प्रयास नहीं किया, तो बैलेंस करने का प्रयास तो इसे भी नहीं किया, तो ये दोनों इक्वेशन क्या है आपके, स्केलेटल है। और बैलेंस भी हो सकता है स्केलेटल और अनबैलेंस भी हो सकता है। और अगर आप स्केलेटल को बैलेंस कर दें वो तो फिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही कहलाएगा। क्यों बैलेंस किया, ये याद रखना है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। केमिकल रिएक्शंस, according to direction, chemical reactions are classified into two categories, and these two categories are reversible reaction और irreversible reaction। सवाल ये उठता है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन है क्या। तो रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन है जो सिर्फ दोनों डायरेक्शन में हो सकती हैं, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, यानी कि दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन। आप देखें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब मिले तो क्या बनाया, अमोनिया, और अमोनिया फिर किस में टूट गया, N2 और H2 में, यानी कि रिएक्टेंट से क्या बना, प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट से फर्दर क्या बन सकता है, रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा क्या कहेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन। अमोनिया किस में टूट जाएगा, N2 और H2 में, क्या कहेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी कि दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, या ये भी कह सकते हैं दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स कंबाइन टू गिव प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स फर्दर रिएक्ट टू गिव रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना सकते हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम, रिवर्सिबल रिएक्शन, जो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। आगे जाने को क्या कहेंगे आप, फॉरवर्ड, पीछे लौटने को क्या कहेंगे आप, बैकवर्ड डायरेक्शन। इरिवर्सिबल, नाम से लिखा हुआ है इरिवर्सिबल है, वो लौट के दोबारा नहीं आएगा, यानी कि दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स कंबाइन टू गिव प्रोडक्ट्स बट प्रोडक्ट्स डू नॉट फर्दर रिकम्बाइन टू गिव रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट दे देंगे लेकिन प्रोडक्ट अब दोबारा से रिएक्टेंट्स को नहीं बना सकते, उन्हें क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन। नाम में भी लिखा हुआ इरिवर्सिबल, लौट के नहीं आएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब आगे देखिएगा, हम केमिकल रिएक्शन को अकॉर्डिंग टू हीट चेंजेस फर्दर दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। वो दो कैटेगरी क्या है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूज होता है कि किस में हीट निकल रहा है और किस में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो एक्सो के नाम में ही छिपा है वर्ड, क्या नाम छिपा है, एग्जिट, यानी कि जिसमें हीट बाहर निकल रहा है उसे क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। और एक याद कर लिया तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, एंडोथर्मिक। इसमें से हीट क्या हो रहा है, एग्जिट, एग्जिट मींस हीट रिलीज हो रहा है, और एंडो में क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड और इवॉल्व इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिनमें हीट एब्जॉर्ब होगा क्या कहेंगे उसे आप, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस कहेंगे उन्हें हम। देखिएगा C+O2CO2 हीट रिलीज होगा, Mg तो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट पाउडर बनेगा, यहाँ पे हीट रिलीज होगा, और CaO+H2 CaOH का होल ट्वाइस। तो आप देख रहे हैं मोस्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। फिर एंडो कौन से होंगे, जनरली डिकम्पोजिशन, जहां सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा में टूट जाएगा, उन्हें क्या कहेंगे हम, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस कहेंगे। तो कैल्शियम ऑक्साइड को हीट क्या किसमें टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में। बिना हीट के कैल्शियम ऑक्साइड डिकम्पोज नहीं हो रहा था, इसे हीट की जरूरत थी, रिक्वायरमेंट था, तो इसने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया, तो क्या कहलाएगी, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। पोटेशियम क्लोरेट को हीट किया तो पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में टूट जाएगा,
लेकिन अभी हमें एक बात बताया था कि मोस्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। यहां देखिए ये दोनों कैसे रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंडोथर्मिक है। कौन सा, N2 प्लस O2 इक्वल टू ट्वाइस NO और Fe प्लस S इक्वल टू FeS, आयरन सल्फाइड। ये दोनों रिएक्शन किसके एग्जाम्पल हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। अभी हमने क्या कहा था, मोस्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। यहाँ दोनों एक्सेप्शन याद रखना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होने के बावजूद भी क्या है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। अभी हमने केमिकल रिएक्शन को जब केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिस हो जाते हैं। जैसे कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उसको हीट दी जाएगी या हीट रिलीज होगी, यानी कि ये हमारा प्रोसेस एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, इसके बारे में हम कोई आइडिया नहीं लगा पाते। ये सबसे मेन ड्रॉबैक्स है केमिकल रिएक्शन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। डज नॉट टेल्स अबाउट, क्या नहीं बता रहा, फिजिकल स्टेट, यानी कि हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सॉलिड हैं, लिक्विड हैं या गैस हैं, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता। फिर रिएक्शन कंडीशंस, यानी कि ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हम कुछ आइडिया नहीं लगा पाते। नेक्स्ट, हीट चेंजेस इन इक्वेशन। हीट चेंजेस मीन्स वी हैव नो आइडिया अबाउट द टाइप ऑफ रिएक्शन, इट्स एन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ये किस टाइप का रिएक्शन है। अब देखिएगा हमने इन सबको कैसे दूर किया, तो टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, हम क्या कर सकते हैं कि जिससे हमारा केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव हो और इन सारे जितनी भी सारी कमियां रह गई हैं उन्हें हम दूर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, सॉलिड के लिए क्या लिखा, S लोअर स्क्रिप्ट में लगा दिया, लिक्विड के लिए L, फॉर गैस G एंड एक्वस के लिए हमने क्या लिखा, AQ। एक्वस मीन्स ऐसे सॉल्ट्स जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उन्हें हम एक्वस वर्ड यूज करते हैं उनके लिए। नेक्स्ट, प्रेसिपिटेट के लिए हम डाउनवर्ड एरो लगाएंगे, गैस रिलीज के लिए हम अपवर्ड एरो लगाएंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए आप ये एरो लगाएंगे सिंगल में, और रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए आप इस टाइप के एरो का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम रिएक्शन कंडीशंस को एरो के ऊपर लिखेंगे, क्या लिख दिया हमने, बर्न किया। Mg वायर कैसा है, सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, MgO व्हाइट पाउडर बन रहा है और हमने क्या लिख दिया, सॉलिड। यानी कि हमने उसकी रिएक्शन कंडीशंस को उस केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन में जब हमने चेंज किया तो कंडीशंस को भी हमने मेंशन कर दिया, मोर इन्फॉर्मेटिव किया। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड अगर वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनेगा। लेकिन ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल अगर ना देंगे तो रिएक्शन होगा ही नहीं, तो हमने कंडीशंस को भी एरो के ऊपर लिख दिया, कुछ एक को नीचे भी लिख सकते हैं। हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है, एक्वस है, वाटर हमारा लिक्विड है, ग्लूकोज कैसा होगा, एक्वस मीन्स वाटर सॉल्युबल होगा, और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी। इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव और से हम पूरी जानकारी या सही जानकारी लिख सकते हैं। और मेरे बच्चों, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद मेरे बच्चों, और मन लगा के पढ़ाई करते रहो।